हाँ ना, वो फिनिश हो गया मैम। हाँ वैलिडिटी रिलायबिलिटी देखना था, वो तो हो गया था। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वो बाकी था। बेसिक नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया था, वैलिडिटी बचा हुआ था। हाँ रिलायबिलिटी वैलिडिटी, वैलिडिटी सिर्फ है, रिलायबिलिटी नहीं है। वैलिडिटी तो नो मैम, वैलिडिटी कहाँ? यस मैम है। दोनों होना चाहिए कभी, यस मैम है। दोनों साथ में पढ़ते हैं। यस मैम। क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है ना, स्केल इवैल्यूएशन में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं बता सकते हैं? ऐसे बस जनरल टर्म के फॉर्म में हमने रिलायबिलिटी, वैलिडिटी मतलब इन भरोसामंद ना मैम, तो वो हाँ माने हाँ किसी वही भी हुआ। कस्टमर या कोई माने कि जैसे सर्विस सेंटर हो गया या कुछ, उसको माने कितना रिलायबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट सही है, भरोसा है कि मतलब कि जेन्युइन पार्ट्स या जेन्युइन मोटर्स वो सप्लाई करेंगे। ठीक है, उस के फॉर्म में तो आ जाएगा। जब स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं ना, तो रिलायबिलिटी टर्म मीन्स, जैसे देखो इसमें एक पहला जो टेस्ट दिया है ना, टेस्ट और रीटेस्ट। यस मैम। जैसे मान लो कभी, जैसे कोविड-19 वाला केस देख रहे, कभी कभी ऐसा होगा कि पर्टिकुलर मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोरोना पेशेंट के लिए, ऐसा सुना था, और दूसरी बार किसी और पेशेंट को सेम ही दवा दिया गया तो पता चला उसका इफेक्ट कुछ और आ रहा है। यस मैम। अगर हर बार अलग अलग इफेक्ट दिख रहा है तो वो रिलायबल नहीं है यस मैम। रीटेस्ट के फॉर्म में। मतलब एक ही चीज़, आप एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, देन दैट इज रिलायबल। और अगर एक ही टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे और रिजल्ट कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा है, इन दैट केस दैट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, यस। रिलायबिलिटी का मेथड आपका क्या था? अल्टरनेटिव फॉर्म्स, टेस्ट, रीटेस्ट और इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसके बाद हम लोग वैलिडिटी देखते हैं, तो वैलिडिटी में कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये तीन है। इसके बाद और भी है बहुत सारा, लेकिन तीन ही दिया इसमें। नो मैम और दिया, क्राइटेरियन वैलिडिटी, यहाँ पे अच्छा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट और नोमोलॉजिकल। ये तो कंस्ट्रक्ट का दिया है ना, कंटेंट, यस मैम। क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट के सिवा भी कुछ होता है, पता नहीं, इसमें तीन ही को मेंशन किया है, तीन ही पढ़ना होगा शायद। नो मैम है ना, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट का पार्ट है ना, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट और ये नॉन होमोजीनियस, क्या नोमोलॉजी है, हाँ। लेकिन इसका और भी होता है पार्ट, कंटेंट, क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट के बाद। मेन तीन ही, यही तीन इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके बेसिस पे बढ़ा जाता है। चलो देखो, रिलायबिलिटी मीन्स या मेजरमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम एरर्स, जितना ज़्यादा एरर कम होगा, एरर कम होगा मीन्स आफ्टर रिपीटेशन आप एक ही टास्क बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिजल्ट है वो वेरिएशन नहीं हो रहा है, डिफरेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस वो रिलायबल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो एरर इज मिनिमाइजिंग, जितना एरर मिनिमम होगा रिजल्ट उतना इफेक्टिव होगा और रिलायबल होगा। एक दिख ही नहीं रहा। As you wish, you can start a while. देखो रिलायबिलिटी टर्म
हाँ, रिलायबिलिटी का भी जो स्केलिंग होगा, जो स्केल हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वो उसी स्केल पे यूज करेंगे जिसमें हमने रिस्पॉन्स लिया था। तो एक चीज पहले, ये स्केलिंग टेक्निक के अंदर ही हम लोग मेजरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी भी कर रहे हैं और मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी भी कर रहे हैं। देखो, जब रिलायबिलिटी टेस्ट करना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो सारा रिस्पॉन्स कवर करना है, जितना भी रिस्पॉन्स है। जैसे देखो, रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्डेंट्स का व्यू लेंगे उतना ज्यादा आपका रिलायबल स्टडी है। जैसे मान लो कॉलेज में एडमिशन के लिए ही अगर हम व्यूज जानना चाहते हैं, कोई भी कंपनी का व्यूज जानना चाहते हैं कि कैसा है, क्या वर्क करता है, तो आप एक से पूछ सकते हो, दो से पूछ सकते हो, 10 लोगों से पूछ सकते हो। और जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे आपके पास इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा रिलायबल होगा। तो यहाँ ये चीज बोला जाता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो प्रैक्टिकली यूज होने वाला है, जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिलायबल कंसिडर करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में। रिजल्ट हम बाद में देखने वाले हैं, स्टडी उसका फर्दर बाद में करने वाले हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट हम बाद में करने वाले हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ज्यादा है और ज्यादा टर्म आपका, ज्यादा लोगों का ओपिनियन मिल रहा है, तो आपको रिलायबल, शुरुआत में आप उसी के बेसिस पे रिलायबिलिटी चेक करेंगे, बाद में वो चेक करेंगे कि उनके ओपिनियन में क्या वेरिएशन आ रहा है। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा रिलायबिलिटी उतनी डाउटफुल होगी, जितना कम वेरिएशन होगा रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो, ये चीज बस इसको आपको एक्सप्लेन किया गया है उसी टर्म को। रिलायबिलिटी जो है वो आपका रिस्पोंडेंट और उसका स्केल सेम होता है। टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी जब भी करेंगे तो हम किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स के बेसिस पे करेंगे। उसके बाद अगर हमें एक ही कंट्रास्ट में, एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में अलग ओपिनियन मिल रहा है, तो हम लोगों को ये भी नोट करके रखना पड़ेगा। सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपने ओपिनियन ही पूछा किसी से, तो कभी कभी होता है डिफरेंसेस, और जो ओपिनियन में डिफरेंसेस होगा वही चीज है जो रिलायबिलिटी को डाउटफुल बनाती है। जितना ज्यादा ओपिनियन में सिमिलरिटी होगी, होमोजेनिटी होगी, रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और ये चीज हमेशा हम इसी के बेसिस चेक करेंगे। अब देखो, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जो वो बोल रहा है वो ये बताता है इंटरेस्ट का क्या कंडीशन है। जैसे कभी कभी कोई चीज होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसी चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपका लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस वो किस कंडीशन में, जैसे अभी मान लें जो पैंडेमिक की वजह से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, जितना वेबिनार सेमिनार जो भी हो रहा है सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, तो जो कंडीशन है उसी वजह से लोग ऑनलाइन ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आपके पास जो सेल ऑफ कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत ज्यादा हो गया है, पहले नहीं था। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है वो ये बताता है, यहाँ पे तो खैर कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट जेनरेट करना पड़ता है। यहाँ पे वही चीज बता रहा है, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलायबिलिटी। इसके लिए बहुत सारे तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं। आइटम्स के इसका बहुत कुछ दिख ही नहीं रहा ना, चलो यही से बता देते। अल्टरनेटिव फॉर्म्स और इंटरनल कंसिस्टेंसी। देखिए, रिलायबिलिटी का ये 3 तरीका, रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म और इंटरनल कंसिस्टेंसी। हम ये देखें, टेस्ट रीटेस्ट में मैंने क्या बताया, एक ही चीज बार बार रिपीटेडली आप कर रहे हो और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अल्टरनेटिव फॉर्म्स में क्या होता है, आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 equivalent items of scale are constructed and then tested with the same respondent at 2 different times। क्या किया आपने, एक ही फॉर्म किया, एक ही स्केल कंस्ट्रक्ट किया और उसको 2 अलग अलग रिस्पोंडेंट से डिफरेंट टाइम में उसको टेस्ट, मतलब उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हो।
कंडीशन वही है, सेम वही है, बस टाइम डिफरेंट हो गया। इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या कर रहा है, सेम आइटम को उसका कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब आप उसका रिलायबिलिटी एज अ ओवरऑल समेशन हाफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, पूरा आधा जनरेट करके इधर, आधा कोएफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट इधर कर रहे हैं, और सारा स्प्लिट हाफ एक जगह रिजल्ट करके कंबाइंड स्केल में डिफाइन कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं, फिर एक बार उसको इंटरमिक्स कर दे रहे हैं। और पहले तो हमें स्प्लिट करके दो डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे डेटा के बेसिस पे अगर देखो, ये डेटा के बेसिस पे करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये बस अभी सिर्फ थियोरेटिकल बता रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिया है इसमें नहीं ना? नो मैम, इसमें नहीं दिया है ना, सिर्फ थियोरेटिकली ही बता रहा है, जो भी टर्म बता रहा है यस, अभी सारा थियोरेटिकल ही बता रहा है, तो थियोरेटिकली तो बहुत कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। लास्ट में सिर्फ दिया हुआ है मैम वो ओल्ड राइफल लो रिलायबिलिटी, न्यू राइफल हाई रिलायबिलिटी, वो स्ट्रक्चर देख के ये डॉट डॉट जो साइड साइड है। यस, तो ये वही चीज है ना, रिपीटेडली करके दिखा रहा है। मैं सही एग्जाम्पल यस मैम, कुछ नहीं, इससे ज्यादा एग्जाम्पल तो मेरे बुक में, बट आपको यही फॉलो करना है आप लोगों को ना, उसमें रिलेटेड है या नहीं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। मैम हर जगह तो नहीं, कुछ कुछ जगह में हो सकता है। जगह में होगा, हमेशा होना चाहिए ना, क्योंकि जितना ज्यादा रिलायबल होगा, यस मैम, ज्यादा वैलिड होगा। नहीं, जैसे देखो कोई भी काम, जैसे जहां मैंने क्या कहा, जहां वेरिएशन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हुआ हमेशा, क्रिकेट टीम में से मान लो कोई एक बैटिंग कर रहा है और जिसका एवरेज स्कोर कुछ हो, एक मान लो 50-60 ऐसा कुछ है, और एक कोई ऐसा क्रिकेट जो एक बार 0 रन पे आउट हो जाता है, एक बार 100 लेके आता है, 100 रन मार के आता है। अब एक है 0 और एक है 100, अब किस पे आप ज्यादा रिलायबल करेंगे, जो 50-60 एवरेज करके आता है, या फिर जो 0 पे भी आउट होने वाला है, जो 100 पे भी आउट होने वाला है, किस पे ज्यादा रिलायबल करेंगे? रिलायबिलिटी किसकी ज्यादा है? जो एवरेज जो एवरेज है वैलिडिटी है मैम उसका तो नहीं, रिलायबिलिटी होगी ना, क्योंकि वो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि वो ऑन द एवरेज इतना कर सकता है, हो सकता यस है थोड़ा कम हो सकता है उससे ज्यादा हो, थोड़ा एवरेज से ज्यादा हो जाए थोड़ा, या फिर एवरेज से थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो 0 और 100 वाला है, वो हो सकता है 100 भी करके आ जाए, 100 प्लस भी करके आ जाए, बाई चांस 0 भी करके आ सकता है, 0 या 5, मान लीजिए 10 रन ऐसा कुछ बना के आ जाए, तो आप रिलाई किस पे ज्यादा करेंगे? जो आफ्टर रिपीटेशन जो सेम वर्क परफॉर्म कर रहा है और आफ्टर रिपीटेशन उसके रिजल्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, रिलायबल वो होगा ना। ये तो लॉटरी सिस्टम वाला हो गया ना, कि एक बार बहुत अच्छा खेली है, दोबारा बिल्कुल भी नहीं खेली, मतलब बहुत खराब कंडीशन है, तो ये तो लॉटरी सिस्टम वाला केस हो गया। तो रिलायबिलिटी वाला केस जो होता है वो हमेशा यही है। अब लेकिन ये चीज अगर इसी में हम वैलिडिटी चेक करें, तो जो रिजल्ट आप निकाल रहे हैं, जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलायबिलिटी, दैट कंक्लूजन इज वैलिडिटी। यस अगर आपको एग्जैक्टली मेन जो पॉइंट समझना है, तो वो अगर आप समझोगे तो यही है, अगर आप रिलायबिलिटी ज्यादा जिसकी भी होगी और उसके बेसिस पे जो आप कंक्लूजन निकाल, दैट कंक्लूजन का ही हम वैलिडिटी निकालते हैं। रिलायबिलिटी कभी भी डेटा का कैलकुलेट किया जाता है, जो स्टडी कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, उस रिस्पोंडेंट्स की रिलायबिलिटी चेक की जाती है। लेकिन जब वैलिडिटी चेक की जाती है, तो वो सिर्फ रिस्पॉन्स के नहीं, वो पूरे स्टडी का कंक्लूजन जो होगा, जो इंटरप्रिटेशन निकलेगा, उसका वैलिडिटी चेक होगा। सो दोनों, यस मैम, लेकिन हाँ, जो रिलायबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वैलिडिटी आप कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे पहले जैसे जैसे
रिलायबिलिटी इंक्रीज करेगी, वैलिडिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। जैसे जैसे रिलायबिलिटी डिक्रीज करेगी, वैलिडिटी जो है वो अपने आप धीरे धीरे इनवैलिड होता चला जाएगा। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में बहुत एग्जैक्टली कहा जाए ना, एकदम परफेक्ट रिलेशन है, कोरिलेशन है। जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ेगी, वैलिडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे रिलायबिलिटी डिक्रीज करेगी, वैलिडिटी भी डिक्रीज करने वाली है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, दोनों में एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखो, वैलिडिटी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वैलिडिटी का जो चेक करने का कंडीशन है, देखो ये डेटा का इंटरनल कंसिस्टेंसी, डेटा का अल्टरनेटिव फोरम्स, ये कब आएगा? जब आप डेटा को डील कर रहे हैं, डेटा से रिस्पोंडेंट्स का जो टर्म्स है वो कंक्लूड करके निकाल रहे हैं। और वैलिडिटी जो है वो क्या होता है? जो आपने डेटा कलेक्ट किया, टेस्ट रीटेस्ट करके जो ला रहे हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स करके ला रहे हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ही है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी आपके पास क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन अगर दोगे तो क्या, तब क्या रिलायबिलिटी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मान लो ये पर्टिकुलर ब्रांड बहुत पसंद है, लेकिन अगर अल्टरनेटिव में ये मिल जाए तो आप किसको चूज करेंगे? तब क्या रिलायबिलिटी है? तब भी क्या आप उसी को चूज कर रहे हैं जिसको पहले चूज कर रहे थे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट पे डिपेंड करता है। अब ये सारा जब आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया, तब आप वैलिडिटी देखते हैं। वैलिडिटी चेक करने में क्या होता है? जो आपने स्टडी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ध्यान से सुनना, जो स्टडी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, मतलब जो हाइपोथेसिस सेट किया है, क्या वो हाइपोथेसिस इस डेटा पे बेस्ड स्टडी के लिए सुटेबल है, या फिर जो हाइपोथेसिस आपने लिया है, क्या अकॉर्डिंग टू दैट ये रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अगर वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखेंगे वैलिडिटी में। उसमें भी आपका आता है जो कंटेंट आपने यूज किया है। जैसे मान लो कंटेंट वर्ड इस्तेमाल होता है जो रिस्पोंडेंट का, मान लो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ले रहे हैं, तो अगर पर्टिकुलर ब्रांड के पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड है तो वो कंटेंट हुआ, और उसी कंटेंट को आप स्टडी कर रहे हैं तो आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो भी है वो चेक कर रहे हैं। तो वैलिडिटी कंटेंट के बेसिस पे हो सकता है, क्राइटेरियन के बेसिस पे हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्ट के बेसिस पे होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब समझो यहाँ पे कंडीशन, क्या उस कंडीशन में वो स्टडी वैलिड है, उस स्टडी का क्या क्राइटेरियन है, और उस स्टडी का क्राइटेरियन और कंटेंट क्या स्टडी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी जब हम डेटा लेते हैं गवर्नमेंट से, या फिर कभी भी कहीं से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, जो प्राइमरी डेटा नहीं है, सपोज सेकेंडरी डेटा है, किसी और स्टडी पर्पस के लिए उसका कलेक्शन हुआ था और हमें यूज करना है तो हम उसको ले रहे हैं। तो ऐसा भी होता है जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस डेटा से वो वहां मिलता ही नहीं है, तो कंटेंट वैलिडिटी तो वहीं पे डाउटफुल हो गया, क्योंकि आपको जिस चीज का स्टडी करना था वो स्टडी मिला ही नहीं। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी वो बताता है, कंटेंट वैलिडिटी को हम लोग फेस वैलिडिटी भी बोलते हैं कि कभी कभी, और कंटेंट वैलिडिटी में ये भी होता है, जैसे देखो कंटेंट वैलिडिटी का अगर मार्केटिंग के पर्पस में यूज करो ना तो अलग अलग यूज होता है। कंटेंट जैसे पैकेजिंग का इफेक्ट क्या आने वाला है, कभी कभी देखते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिजाइन चेंज कर दिया जाता है, पैकेजिंग बदल दिया जाता है, यस मैम, शेप बॉटल का या फिर कुछ का वो अलग कर दिया जाएगा। तो कंटेंट वैलिडिटी फेस वैलिडिटी ही है। जो आपके कंटेंट अगर बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं तो कंटेंट मतलब किस प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, कैसे, वो भी इस पर डिपेंड करता है, बट उसमें मार्केटिंग के टर्म में उसको बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता कि कंटेंट क्या है उसका। बट हाँ, कंटेंट में ये जरूर बोला जाता है आपने मार्केटिंग कैसा किया, उसकी पैकेजिंग कैसे है, पैकेजिंग का डिजाइन कैसा है, क्या पैकेजिंग बदला है, तो क्या उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें भी कोई चेंजेस आया है, ये जानने वाला सारा टर्म ये वैलिडिटी उस पर डिपेंड करता है।
तो देखो लिखा होगा शायद यहाँ एग्जाम्पल हो, कैन कंटेंट वैलिडिटी एग्जाम्पल ऑफ द, अच्छा लिखा ही एग्जाम्पल है। An example can be the introduction of new packaged food. When new packaged food is introduced, the product representing the major change in taste. ऐसा मानते हैं ना, जो हम एक चेंज किए तो दूसरा उसमें भी क्या चेंजेस आया, या फिर मान लो आप भी नहीं बाय कर रहे हो, परचेज किए हो, करने के आप उससे पूछ रहे हो न्यू पैकेज जो आइटम में आया है उसमें कोई चेंज इन टेस्ट भी है या नहीं। Thousands of consumers may be asked to taste the new packaged food. पूछ सकते हैं, तो ये इसीलिए हम लोग फेस वैलिडिटी भी बोल देते हैं, वो भी शायद हाँ लिखा है देखो, कंटेंट वैलिडिटी इज आल्सो नोन एज फेस वैलिडिटी। आपको देख के क्या कंटेंट होगा, क्या टर्म होगा, उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। कभी कभी होता है ना, देख हाँ ऐसा, जैसे मान लो कभी तुक्का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर कुछ टर्म, या फिर ऐसा कुछ कंटेंट जो आप देख के चलो रिलाई कर लेते हैं ये वैलिड होगा, या कुछ सिंपल टर्म में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, बहुत ज्यादा उसके बारे में भी नहीं जानते, बस देख के या फिर जो सुनते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आप उसको वैलिड कंक्लूजन मान रहे हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन दे रहे हैं। तो ये वो कंटेंट वैलिडिटी वो है जो आप बाय फेस इवेलुएट कर रहे हैं और उसको जो भी चेंजेस उसके बेसिस पे करने वाले हैं, और जो भी उस पर वैलिडिटी कोई कंक्लूजन देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके फेस पे डिपेंड करता है, सिर्फ उस फेस पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है थर्ड वाला, ये बताता है जो आपने स्टडी लिया है, जो भी कर रहे हैं वो उस कंडीशन में वैलिड है या नहीं, जिस भी कंडीशन की आप बात कर रहे हो। जैसे कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे गर्मी सर्दी वाला प्रोडक्ट अगर कुछ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप, जैसे अभी था ना कुछ पेप्सी वाला सुने होंगे, जो क्या था एडवर्टीजमेंट, बहुत चेंज कर दिया गया, गर्मी के मौसम में आया था, उसको दोबारा से उसका मॉडिफिकेशन करके उसको लाया गया, प्राइस चेंज, पैकेजिंग चेंज, जो लेकिन हाँ ये तो प्राइस पैकेजिंग चेंज हुआ, वो किस में चेंज हुआ, कंटेंट में। कंडीशन क्या था, उस कंडीशन में वैलिड है, मतलब अगर सीजनल टर्म है तो सीजन में उस पर्टिकुलर सीजन में वैलिड है, उस पर्टिकुलर, अब देखो किसी को दवा लेना है तो जरूरी है कि कोई ना कोई बीमार हो ही दवा लेगा। आप दवा बहुत सारा बना के रखे हो, कब वो वैलिड कब होगा, कब लेने वाले हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी होगा, कब दवा लेगा, जब उसके घर पे कोई बीमार हो। ये कंडीशन होगा तभी ले सकता है, दूसरे कंडीशन में दवा नहीं लेने वाला कोई। तो ये वो कंडीशन है जिसके लिए जो आप टेस्ट कर रहे हैं, जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वैलिड फॉर दैट कंडीशन। अगर वो उस कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होगा तो हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक नहीं करेंगे। और ये जब भी होगा, ये चीज देख लेना, ये 3 केस में, और ये 3 हमेशा होगा। कंटेंट वैलिडिटी हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी भी हमेशा चेक करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी चेक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसलिए हमेशा चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या कहा, जो स्टडी कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में वैलिड है, आपको ये भी बताना है। आपने जो हाइपोथेसिस सेट किया है, जो स्टडी कर रहे हैं, वो किस कंडीशन में वैलिड है, कब वैलिड नहीं है, ये भी बताना होता है। किसी भी रिसर्च पर्पस पे आपको डिस्क्राइब करना होगा जो रिजल्ट है, दिस इज वैलिड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं है। मार्केटिंग का जो प्रेजेंट कंडीशन, जो आप प्रेजेंट अभी स्टडी कर रहे हैं, वो अभी के लिए वैलिड है। टाइम चेंज करेगा तो उसकी वैलिडिटी भी डाउटफुल होगी। टाइम अगर आप इस पर्टिकुलर स्टडी का अभी जो ले रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है टाइम बदल जाता है। जैसे मान लो जो स्टडी 2020 के पहले हुई होगी, जो हमारे कोरोना के टाइम में नहीं था, उस वक्त जो स्टडी किया गया होगा, वो स्टडी उस टाइम के लिए ही वैलिड है। जब टाइम बदल गया, सिचुएशन बदल गया,
तो क्या वो कंडीशन वैलिड है जिस कंडीशन में आपने स्टडी किया था, जो मार्केटिंग, जो कुछ भी पढ़ा होगा, जो कुछ भी स्टडी किया होगा, जो मार्केटिंग रिसर्च किया होगा, क्या उसका रिजल्ट अभी वैलिड है? होगा वैलिड कभी भी? नो मैम, क्योंकि कंडीशन बदल नो गई मैम, तो हमारा यस मैम, रिजल्ट है वो भी बदल जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट और कंटेंट आपका यही है, ठीक है। देखो और भी इसमें था, प्रेडिक्टिव लिखा है, यस प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, बट वहां पे नहीं दिया था आपको। आप इसका देखो, ये प्रेडिक्टिव क्या है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसकी वैलिडिटी है या नहीं। जैसे मान लीजिए वही हम बोले 5 से 5 साल बाद ऐसा होने वाला है, ये हमारा प्रिडिक्शन है, लेकिन 5 यस होने वाला है ये तो मैंने अभी कहा। 5 साल बाद का क्या सिचुएशन होगा ये 5 साल बाद पता चलेगा। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कितना वैलिड है वो कब पता चलने वाला है? 5 साल बाद। यस, लेकिन एक गेस वर्क हो रहा। हाँ, ये गेस वर्क है, मतलब एक ढंग से प्रोजेक्शन कहा, प्रोजेक्शन बोल सकते हो या फिर यस प्रिडिक्शन ही है, फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वही है। जैसे बहुत सारा कुछ ऐसा बोला जाता है कि ऐसा अभी भी है, पास्ट में भी ऐसा ही हो रहा था, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, प्रेजेंट में भी यही कंडीशन है, लेकिन बहुत कुछ है जो बदल जाता है, एग्जैक्टली वो नहीं हो सकता। अब मान लो अभी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का जितना भी है, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर जितना होगा, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो लॉकडाउन और ये सब सब सारा काम जो ये हो रहा है। अब इसी के बेसिस पे ये प्रेडिक्शन करना कि अगले 5 साल में सब लोग सिर्फ लैपटॉप पे ही काम करने वाले हैं, लोग सिर्फ फोन से ही काम करने वाले हैं, कोई ऑफिस नहीं जाने वाला, ये प्रिडिक्शन करना। अब ये प्रिडिक्शन करने के लिए तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टडी, पास्ट डेटा और प्रेजेंट रिकॉर्ड्स, लेकिन ये कब होगा? फ्यूचर में, जब मेरे स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा विद कलेक्शन ऑफ सम डेटा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वो हो गई, जो कि हम लोगों को प्रेजेंट स्टडी के लिए नहीं करना होता। कभी कभी प्रिडिक्शन बता दिया जाता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं ये अगले 2-3 साल तक वैलिड होगा, जैसे मार्केट ओपिनियन अभी है तो वो हो सकता है 2-4 साल तक यही ओपिनियन रहे, लेकिन हमेशा प्रिडिक्शन नहीं होता हमारे स्टडी में। मैक्सिमम केसेस में जो टर्म हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये रिजल्ट ऐसा आया है, और वो पास्ट और प्रेजेंट केस को ही डिस्क्राइब करता है मैक्सिमम केसेस में। बट कभी कभी प्रिडिक्शन रिक्वायर्ड होता है, जैसे अभी जो ये कोरोना में मान लो 3rd स्टेज आने वाला है, 4th स्टेज आने वाला है, ये सब बोला जो जा रहा है, दिस ऑल आर व्हाट, क्या है? प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन वैलिडिटी ही है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यस मैम, और आपके पास और कंट्रीज में थर्ड थर्ड केस आया, शायद आ भी चुका है, थर्ड वेव कहा जा रहा है, इंग्लैंड में आ चुका है, यस हाँ ब्रिटेन में भी आ चुका है। तो ऐसा अगर 3rd स्टेज आ चुका है तो ये प्रोडिक्शन है हमारे इंडिया में कब आएगा, ऐसा होगा, उसकी वजह से ये पोजीशन होने वाला है, तो ये वो चीज़ है। देखो क्राइटेरियन वैलिडिटी सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पहले तो वैलिडिटी मतलब जो वैलिड है क्या है ये चेक करना है। अब देखो हम यहाँ करते क्या है क्राइटेरियन वैलिडिटी में, क्राइटेरियन वर्ड क्या होता है, डिवीजन, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यस मैम, डिवीजन कर रहे हैं। तो एग्जामिन करता है ये वेदर मेजरमेंट स्केल्स परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड इन रिलेशन टू द अदर वेरिएबल्स, और जो भी होगा वो दैट इज इन मीनिंगफुल क्राइटेरिया। आप मीनिंगफुल क्राइटेरिया में सेगमेंटेशन कर दे रहे हैं, और उस सेगमेंटेशन में आप रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, जैसे गुड बैड क्राइटेरिया डिवाइड कर दिए। तो क्या ये गुड बैड यस क्राइटेरिया हमने जो डिवीजन किया है वो वैलिड है, या फिर उसको और सेगमेंट है, जैसे हमारे यहाँ जैसे क्लास डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, बस। तो इसमें क्या यही क्राइटेरिया वैलिड है, या फिर क्लास अगर हम डिफाइन करें तो लोअर मिडिल, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, देन अपर, अपर सुपर अपर, ऐसा डिवाइड करना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे ये डिवीजन जो है, जो क्राइटेरियन आप डिवाइड कर रहे हैं, वो क्राइटेरियन हमेशा आप जिस स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, वो क्या वैलिड है। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं,
आपने कोई प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए बनाया, अब मिडिल क्लास के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया, प्राइस भी उसी रेंज में रखेंगे। अब मिडिल क्लास में प्रोडक्ट उसको खरीदने वाला है, उसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या फिर उसमें भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारा डाइवर्जन है। अब यहाँ पे आप सेगमेंटेशन जो करेंगे, वो सेगमेंटेशन क्या वो उस पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन कर रहा है? अगर वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है उस क्राइटेरियन को, तब आपका जो रिजल्ट है दैट इज वैलिड। अब आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसका रेट, प्राइस, अगर आप प्राइस मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको बहुत हाई क्लास वाले या पुअर क्लास जिनका होगा वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करने वाले हैं। या फिर हाई क्लास के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको मिडिल क्लास करने वाले और लोअर मिडिल क्लास वाले यूज नहीं करने वाले हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नो मैम। लेकिन आपने जो डिफाइन किया है वो क्राइटेरिया डिवीजन अगर राइट है, तभी आप उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकालने वाले हैं, ये प्रोडक्ट इस मिडिल क्लास वाले ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है, तभी वो वैलिड है। मतलब आपका क्राइटेरिया जो डिवीजन है वो जजमेंट सही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। Predicted and actual behavior should be similar. Obviously, criterion valid तभी है जो आपने prediction किया है या फिर जो आप सोच रहे हैं मिडिल क्लास वाले इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सोच तो कुछ हम और रहे हैं तो कुछ और रहा है। तो हमेशा बिहेवियर अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जो क्राइटेरियन आपने डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू दैट हो रहा है, देन वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं, आपको फिर से वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपके क्राइटेरियन डिवीजन में ही कोई फॉल्ट है, तो कभी कभी इसकी वजह से भी रिजल्ट डिफरेंट आता है। जैसे देखो, एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्ट और कैरेक्टरिस्टिक द स्केल इज एक्चुअली मेजरिंग। मैंने कहा ना, आपने डिवीजन तो क्लास के सोसाइटी का किया है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसी ढंग से डिवीजन हुआ है या नहीं। अगर ये डिवीजन आप कर पा रहे हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे, उसी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हुए, तब आपका जो रिजल्ट होगा वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं। और ये कंडीशन जो आप क्राइटेरिया मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास डिफाइन करेंगे, वो किसके बेसिस पे करेंगे? उनके कंडीशन पे, उनके इनकम पे, उनके सोशल जो लिविंग स्टाइल है उस पे। तो क्या बता रहा है, जो आपने क्वेश्चन डिवीजन जो क्राइटेरियन किया वो सेम होना चाहिए जिस स्केलिंग के बेसिस पे आपने लिया है रिजल्ट, रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स और सारे को डिफाइन। जैसे मान लो क्वेश्चनायर अगर हम बना रहे हैं, क्वेश्चनायर में अगर हम ये मेंशन कर दें, क्वेश्चनायर में एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि सोशल बैकग्राउंड के कौन से क्लास से आते हैं, ठीक है, क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, आप सिर्फ मिडिल क्लास के लिए सर्वे कर रहे हो मान लो, तो उसमें होना चाहिए ना, वो टिक मार्क करेगा ना कहीं एक अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, उसके बेसिस पे बाकी का क्वेश्चन और भी करो उसके बेसिस पे। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आप लिंक्ड स्केल यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ऑप्शन दिया है, क्या 3 ऑप्शन दिया है, तो क्या लिंक्ड स्केल यूज होगा? नहीं हो सकता। नो मैम। इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। जब इस क्वेश्चन के लिए, तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम इसको ले, अगर एज अ फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले, तो हम इसके बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, लिंक्ड स्केल यूज नहीं कर सकते। हम सोशल ओपिनियन ले रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिंक्ड स्केल यूज नहीं किया, ये भी आपको बताना होगा। अब इसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आपका डिफरेंट आता है, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट एंड ये देखो, कन्वर्जेंट में extent to which the scale correlates positively with the other measure of the same construct. कन्वर्जेंट वर्ड पता है क्या होता है? देखो, साइंस के स्टूडेंट हो ना, इतना तो पढ़े होगे। यस मैम, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। हाँ, सारा पॉइंट इस पॉइंट पे फोकस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जितना भी रेज है, ये जो कन्वर्जेंस वर्ड इस्तेमाल होता है और कन्वर्जेंट ना, वो आपको यही बताता है
कि ओपिनियन किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। Yes. ठीक है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी यही बताता है कि कितना पॉजिटिवली कोरिलेटेड वर्ड है। कोरिलेशन पढ़ा है? Correlation. Yes, फर्स्ट मैं पढ़ा फर्स्ट है। में पढ़ा है। हाँ, तो कोरिलेशन में यही बताता है कि कितना ज्यादा पॉजिटिव, मतलब रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है, कंडीशन सेम होगा। कन्वर्जेंट मींस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आगे मैच कर जाए। तो ये देखिए वही कोरिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, सेम कंस्ट्रक्ट मींस वही कंडीशन। कन्वर्जेंट तब होगा जब आप पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं विथ द कंडीशन। Yes. मतलब एक पर्टिकुलर ओपिनियन है और जो कि वैलिड है, जो कि ऐसा मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन ये मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट है। डिस्क्रिमिनेंट, ये तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। डजंट कोरिलेट विथ अदर कंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम विच इट इज सपोज्ड टू बी डिफर। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या बोलता है? जहां कोरिलेशन नहीं। नोमोलॉजिकल, ये बता रहा है extent to which scale correlates in theoretically predicted way with measures to different but related concepts। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, थियोरेटिकली कोरिलेटेड है नोमोलॉजिकल वे में। नोमोलॉजिकल भी फिर वही नोमोटॉम है, डिपेंडिंग ऑन थ्योरी एंड नेम आल्सो। तो एक्सटेंट टू विच स्केल कोरिलेट्स इन थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड वे, जो आप थियोरेटिकली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो टर्म आ रहा है वो उस तरह से कोरिलेटेड है, बट कंस्ट्रक्ट जो होगा, जो कंडीशन होगा, उसको हम लोग डिफरेंट वे में डिफाइन कर रहे हैं। तब करने वाले वैलिडिटी को हम लोग नोमोलॉजिकल वैलिडिटी बोलते हैं। क्या है? द एक्सटेंट विच स्केल कोरिलेट्स इन थियोरेटिकल प्रिडिक्टेड वे विथ मेजर्स टू डिफरेंट बट रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स। कंडीशन जो होगा वो डिफरेंट होगा बट रिलेटेड होना चाहिए, तब नोमोलॉजिकल वैलिडिटी है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल अगर ले तो आप बोल सकते हो, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ले लीजिए, तो अलग अलग है Yes, ma'am. सोसाइटी का। तो आप जब क्राइटेरियन डिफाइन करेंगे तो एक्सपेंडिचर का भी डिफरेंट सेगमेंट्स होता है, इनकम का आप कुछ, अब दोनों को के लिए जो कंडीशन होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। इनकम के लिए Yes, आपको करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, बट दे आर रिलेटेड। इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड है बट द कंडीशन इज डिफरेंट। different. अब देखो ये जो फिगर है किस चीज का है, ये छोड़ दीजिए, बस इस फिगर को देखो। ये कुछ ऐसे मानिए कि आपके पास पूरा सर्कुलर फॉर्म है, डॉट्स जो है वो डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स ऑफ योर क्लास, डिफरेंट पर्सन्स ऑफ योर फैमिली, डिफरेंट पर्सन्स ऑफ योर सोसाइटी, सब अलग अलग है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रिलायबिलिटी इन सब का, कोई एक ओपिनियन होने का रिलायबिलिटी बताओ क्या है? हमेशा डाउटफुल होगा, Yes, ma'am. होगी रिलायबिलिटी। और जब इन सब का रिलायबिलिटी मतलब ओपिनियन डिफरेंट है और आप इस बात पे रिलाई ही कम कर पा रहे हैं, रिलायबिलिटी ही कम है, तो क्या इस तरह का जो भी इस तरह के लोगों के मिलने से जो भी ओपिनियन बनेगा, क्या वो वैलिड होगा? बताओ, हाँ हाँ या ना, वैलिड होगा या नहीं? ये आपके क्लास के पूरे लोगों का ओपिनियन है, या फिर फैमिली ही मान लो 50 लोग हैं आपके घर में, 50 Yes, ma'am. ओपिनियन इस तरह का है। अब कोई ओपिनियन मान लो, कोई एक ओपिनियन पे कंक्लूजन पे कोई पहुंच भी जाता है, सब लोग मिलकर पहुंच जाते हैं, तो भी क्या अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इनके कंक्लूजन की वैलिडिटी क्या रहेगी? डाउटफुल होगी या नहीं? क्योंकि देयर इज Yes, ma'am. डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। बहुत कम लोग हैं जो सिमिलर कुछ ओपिनियन दे पा रहे हैं। Yes. यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ यहाँ सिमिलरिटी दिख रही है। अब यहाँ पे जो भी होगा रिलायबिलिटी डाउटफुल, वैलिडिटी कम।
दूसरे केस में आ जाओ, ये सेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं, यस मैम, और ज्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कुछ लोग डिफर कर रहे हैं, तब भी अगर हम देखें तो यहाँ रिलायबिलिटी क्या होगी, कुछ भी अगर कंक्लूजन निकाला इन सब लोगों ने, 10 20 50 लोगों ने, तो क्या होने वाला है, इनका कंक्लूजन जो है दैट इज गोइंग टू बी वैलिड और नॉट, इस वैलिड, में तो ज्यादा रिलायबल होगा। यस मैम, और इसका कंक्लूजन जो भी अगर रिलायबिलिटी के बाद जो कंक्लूजन निकालेंगे वैलिडिटी, तो ऑब्वियसली यस मैम, ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें करें तो क्या होगा, इसमें वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों है यहाँ पे, लेकिन इस जो एग्जांपल में दिया है ना ये राइफल वाला, क्योंकि सेंटर पे सब लोग नहीं कर पा रहे हैं यस इसलिए यहाँ आ रहा है, इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों नहीं है। लेकिन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि रिलायबल और वैलिड दोनों है। सिर्फ डेटा को देखो, अगर इसको फिगर को नहीं देखें, मतलब ये जो ग्राफ आपका सर्कुलर पाथ यस मैम, है ना, अगर हम इसे नहीं देखें तो ये सब में जो है कोरिलेशन दिख रहा है ना, देयर इज ओपिनियन मैच दिख, यस मैम, और जब ओपिनियन मैच दिख रहा है तो ये रिलायबल भी है और वैलिडिटी भी है इसकी। लेकिन अगर ये जो एग्जांपल दिया है, ये टारगेट है आपका सेंटर पे, आपका काम क्या है, इस फोकस पे मारना, यस मैम, सर्कल के अंदर आना, तो यहाँ पे ये कम आया है, देयर इज लो रिलायबिलिटी, लो वैलिडिटी। हाई रिलायबिलिटी ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर पे सबसे ज्यादा हिट, यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ, तो रिलायबिलिटी इस टारगेट वाले केस में, गन वाले एग्जांपल में, गन शॉट वाले एग्जांपल में ही यस मैम, और वैलिड दोनों नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो उसके बेसिस पे ये रिलायबल भी है और वैलिड भी है, वैलिड, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यस क्योंकि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन देखो ज्यादा डस्ट स्कैटर्ड है, यस मैम, कम है, तो भी ये ज्यादा हाई वैलिडिटी और हाई रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन गन शॉट वाले में नहीं होगी, क्योंकि आपको गन शॉट में आपको हिट यहाँ करना था और आपने यहाँ एक भी हिट नहीं किया, सारा बाहर आउटर मोस्ट एरिया में हिट कर रहे हैं, तो गन शॉट वाले एग्जांपल में ये ना ही रिलायबल है और ना ही वैलिड है। ठीक है, यस मैम, अच्छा ये पढ़िए तो जरा, रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच स्केल इज फ्री फ्रॉम एरर्स, ट्रू, तो ट्रू, ट्रू, ठीक है। लिंकट स्केल इज वन ऑफ द कंपैरेटिव स्केल, फॉल्स, नॉन कॉम्परेटिव होगा, नॉन कंपैरेटिव है, सचरन स्केल एज अ 11 पॉइंट, यस मैम, ट्रू होगा मैम ये, सही है, ट्रू है। चलो चलो ठीक है, कीवर्ड्स आपका। नाउ क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड टू मेजर एटीट्यूड। अच्छा, मेजर एटीट्यूड को मेजर करना है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल कैन बी यूज्ड, क्या हो सकता है बताओ तो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, 4th स्केल है वो, लेकिन एटीट्यूड को मेजर करने के लिए एटीट्यूड को तो हम फिर स्केल हम लोग जनरली यूज जो करते हैं, हाँ, बट एटीट्यूड में स्केलिंग में कौन सा करें, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल यूज टू मेजर एटीट्यूड, ये वो नहीं होगा आई थिंक, सोच कर बताइए। इंटरवल होगा मैम, इंटरवल, यस मैम, और भी पूछ रहा, और भी ऑप्शन दे रहा है, हम लोग एटीट्यूड लिंकट स्केल से करते हैं, एटीट्यूड लिंकड इटसेल्फ है, यस मैम, करते हैं ना, यस मैम, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, वो क्या था, वो एटीट्यूड ही तो मेजर कर रहा था। यस मैम, एक लिंकट हो जाएगा, एक रेशियो बोल रहे हैं ना, इंटरवल बोला आपने, यस मैम, इंटरवल तो होगा ही, हाँ हाँ इंटरवल तो होगा ही, रेशियो स्केल तो नहीं होगा, हो सकता है, क्यों मैम, वो तो मैम इस पर, ये ऑब्जेक्ट पर ना, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट पर ना मैम,
हाँ, एट्रीब्यूट को मेजर करना है आपको, तो कौन सा 4 टाइप का स्केल आप यूज? मैम एटीट्यूड बता रहा मेजर करने के लिए, एट्रीब्यूट हाँ नहीं। हाँ, एटीट्यूड ही मेजर करना है, एटीट्यूड। तो इंटरवल तो मैम क्लास तो टाइमिंग हो गया मैम। अच्छा, देखना क्या होगा, व्हाट आर द पेयर्ड कंपैरिजन स्केल दिया था, पेयर्ड कंपैरिजन कंपैरिजन टेस्ट में था ना, पेयर्ड पेयर तो हाँ, ए बी ए सी 5 का ओपिनियन में हम लोग पेयर में यस मैम, था ना। यस खैर यहाँ डिफाइन करने बोल रहे हैं तो ज्यादा। यस मैम, पेयर तो वही हो गया, हाँ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स में से पढ़े हम लोग। हाँ, देखिएगा इसको करके। ऑन द एवरेज हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक इन अ डे? ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है, which of the On the flowing course of following this life is are you satisfied with the Outlook magazine? कुछ एक ऑप्शन की तरह दिया है, टोटल हाउस होल्ड इनकम, ये पूछ तो ही रहा है बट एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, डिस्कशन के लिए है ना, डिस्कशन क्वेश्चन। यस मैम। देखो फर्स्ट का मुझे बताइएगा क्या क्या होगा। इंटरवल ठीक है, लिंकर्ट स्केल होगा ही एटीट्यूड मेजरिंग के लिए, यस स्केल हो सकता है, रैंकिंग और ऑर्डरिंग भी एटीट्यूड बताता है। हम 4 वो भी हो गया ना जो 11 पॉइंट वाला केस था। हाँ तो सस्टोन वाला। चलो ठीक है, देखना कुछ अगर होगा तो। यस मैम। इसका तो फिर हम लोगों को सर्वे वाला देखना है ना, ये कुछ नहीं है। सैम्पलिंग नेक्स्ट हफ्ते पढ़ाएगा मैम। सैम्पलिंग नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक ऐसी वीक ना, नेक्स्ट क्लास। ओके।